प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में दी जानकारी। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। जिला किश्तवाड़ में 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है वार्षिक मचेल यात्रा। और श्रोताओं, टीम जम्मू के चेयरमैन ने नशे के खिलाफ युवाओं को किया जागरूक। पर सबसे पहले अपनी बात। कुछ समय पहले जिला रियासी के महौर इलाके में गांव में छुपे हुए लश्कर-ए तैयबा के 2 खूंखार आतंकवादियों को गांव वासियों ने जिस बुलंद हौसले और जाफशानी से घर दबोचा, वो बहादुरी की एक शानदार मिसाल है। आतंकियों के पास भरपूर असला, बारूद, बंदूकें, गोलियां और विस्फोटक थे, मगर उन्हें दबोचने वाले बिल्कुल निहत्थे थे। इसे देखकर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। कमंद का मतलब ऐसी रस्सी जिसे अटका कर किलों की छतों तक चढ़ जाने की जुगत की जाया करती थी, और अब ये कर दिखाया है महौर के जवां हौसलों ने। इन हौसलामंद लोगों ने इन 2 दरिंदों के गले में कमंद नहीं डाला, लेकिन रस्सियों से इनके हाथ पांव तक बांधे रखे जब तक कि पुलिस फोर्स नहीं आ गई। ये एक शानदार नजीर थी जिसे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्कि समूचे देश के लोगों ने सराहा और वाहवाही की। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बहादुरी के इस कारनामे में शामिल लोगों के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी और प्रदेश के डीजीपी ने 2 लाख रुपए की। ये सच है कि इनाम और सम्मान कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इनाम और सम्मान जितना भी हो हमेशा बड़ा होता है। हमारा पड़ोसी देश जिस तरह से आतंकी संगठनों को अपना संरक्षण देकर 3 दशक से हमारे देश को, खास तौर पर जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करता आ रहा है, उस आतंक का अब लगभग सफाया हो गया है और इस जली हुई रस्सी की ऐंठन जो अभी तक बाकी है वो भी अब जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश के लोग अब आतंकियों को कहीं भी पनाह नहीं दे रहे। मगर जिस तरह के आतंकी माहौल से पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपे हैं, इस प्रकार का साहस प्रदेश के लोगों को हर जगह दिखाना होगा, ताकि आतंक की सिर्फ रीढ़ ही नहीं टूटे बल्कि जल चुकी आतंकी रस्सी का बल यानी ऐंठन भी टूट जाए। बहरहाल महौर के उन देशभक्तों को दाद देनी होगी जिनके हौसले इतने बुलंद हैं, जो निहत्थे भी आतंकियों से 2-2 हाथ कर सकते हैं। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक का जो कालावधि है, यह आजादी के अमृत महोत्सव का है और भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने वाले। ये हर हिंदुस्तानी के लिए, ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और उत्सव का माहौल पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ही आजादी के अमृत महोत्सव के विषय में, आजादी के अमृत बेला के विषय में इस देश को अवगत कराया था और उनकी मंशा कि किस प्रकार देश में एक उमंग, एक उत्सव, एक ऊर्जा का माहौल बने, उसके विषय में हमें बताया था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा यह अभियान लिया गया है। मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा इस अभियान का है कि किस प्रकार समग्र भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों के ऊपर हम हमारे आदरणीय तिरंगे को लहरा सके, फहरा सके और गर्व के साथ
उसे देख सके, निहार सके और संदेश भेज सके कि हम सब एक हैं। जम्मू कश्मीर में मेरा कल आना हुआ, कल मैं कश्मीर में था। कश्मीर में भी हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जम्मू में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बैठक हुई। यह कार्यक्रम सरकार का है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम हर भारतीय का है। जम्मू में भी अपील करता हूं कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इंस्टीट्यूट या संगठन, हर कोई आगे बढ़े और किस प्रकार से हर घर हम तिरंगा फहरा सके, इसके विषय में सहयोग करे। यह जो कार्यक्रम है, यह जो अभियान है हर घर तिरंगे का, यह 9 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाएगा। इसको 3 कालखंड में बांटा गया है। 9 से 11 तक एक अवेयरनेस कैंपेन होगा। 9 से 11 अगस्त के बीच में टेलीविजन के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार कि आइए मिल करके हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, आइए मिल करके हम हर घर तिरंगा फहराएं। 11 से 13 के बीच प्रभात फेरी, उसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले में इस पावन काम को आगे बढ़ाने का मनसा जो है, उस मनसे को आगे बढ़ाया जाएगा। और 13 से 15 के बीच सभी घरों के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, सभी संस्थाओं के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, आज इस बैठक में हम सब ने निर्णय लिया है। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक स्वयं सेवी संगठन, एनजीओज, प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूट और प्रत्येक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से भी हर व्यक्ति, हर नागरिक को आज हम आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आइए हम सब मिलकर 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा फहराएं, ताकि यह जो आज़ादी का अमृत बेला है यह सफल हो सके और हम सब गर्व से कह सके कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक देश के हैं और भारत को किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसकी चिंता हम कर सकें। 1 अगस्त से जिला किश्तवाड़ में शुरू होने जा रही है वार्षिक मचेल यात्रा। इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला किश्तवाड़ की तहसील पाडर के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने बताया, इस साल मचेल यात्रा 2-3 सालों के बाद जो है चलने जा रही है। तो बीच में जो है हमें कुंडेल ब्रिज में जो फ्लड आने की वजह से कुंडेल ब्रिज चला गया था। मैं अपने इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे उस पुल को जो है लॉन्च किया है। और लगभग 30 तारीख से हमारी बाई फुट जो चलने वाली यात्रा है वो उस ब्रिज से होकर चलेगी। 25 तारीख से जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू जो भी यात्री जा रहा है वो यात्री दर्शन कर रहा है। तो मैं अपने तमाम जम्मू कश्मीर के और बाहर के स्टेटों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि यात्रा जो है चल पड़ी है। जो बाई एयर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है हेलीकॉप्टर जो है वो गुलाबगढ़ टू मचेल चल रहे हैं और लगभग एक दिन में 2-2.5 हज़ार यात्री जो है वो दर्शन कर सकते हैं। और 30 तारीख से जो हमारा जो है कुंडेल वाला ब्रिज की वजह से जो हमारी पैदल यात्रा रुकी थी वो यात्रा भी चलने जा रही है। तो मैं तमाम अपने यात्रियों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना बिल्कुल तैयारी करें यात्रा के लिए। जो कोविड महामारी के बाद इस साल यात्रा चल रही है, मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि जिन भी यात्रियों ने अपनी मन्नतें रखी हैं वो उनकी मनोकामना पूरी करे। और साथ में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ, DC किश्तवाड़, SDM पाडर, वो इस यात्रा को वॉच कर रहे हैं, चला रहे हैं। पिछले ही 2-3 दिन पहले जो है डिवीजन कमिश्नर का भी दौरा हुआ। मेरी गुजारिश रहेगी कि यात्रियों को बिजली, पानी, जो भी राशन वगैरह की कोई भी सुविधा जो है वो वहाँ पर मुहैया करवाई जाए। और वहाँ पर जो है मैं अपने पाडर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी यात्री जहाँ हमारी स्टेट से और बाहर स्टेटों से भी यात्री आते हैं उनको अच्छी तरीके से गाइड करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें और यात्रियों को कहीं भी दिक्कत ना आने पाए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे जो है आप कुंडेल से मचेल तक जो है
यात्रियों के लिए जो भी सुविधा हो सके वो सुविधा रखें। और नेटवर्क की जो कमी है, हमारा मचेल रूट पर नेटवर्क की कमी जो थी वो तो चलो पूरी हुई है, लेकिन हमारा ये जो गंधारी वगैरह जो है वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कबन, चिटो, उनगाई, त्यारी, सोहोल में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और ये अपना किद्रू सजार है, खास करके मैं गल्हार से गुलाबगढ़ तक जो ये वाला रूट हमारा 30 किलोमीटर वाला आता है, यहाँ पर भी किसी भी कंपनी का टावर बनाया जाए ताकि इस रूट में हमारे यात्री को कोई दिक्कत ना आए। मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से तमाम अपने जम्मू कश्मीर और बाहर के स्टेटों के यात्रियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है बेझिझक इस बार मचेल यात्रा चल पड़ी है, आइए और पूरा पार्डर अपने यात्रियों का वेलकम करेगा, स्वागत करेगा कि हम वक्तन फवक्तन जब भी हमें हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें रेडियो के माध्यम से अपनी सरकार तक, अपने गवर्नर इंतजामिया तक, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक बोलने का मौका मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन टिक्कू ने कहा, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट से भी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस को कंक्लूड कराया और लगातार जो नीतीश्वर कुमार जी की अगुवाई में रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, जो रिटायर्ड इंजीनियर्स थे जिनको के एसएससी डिसीजन जो 2019 में हुआ था, उसके बाद जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस हुआ उसमें रेगुलराइजेशन भी हुई। अभी जो बर्निंग मुद्दे हमारे अनरिजॉल्व्ड हैं उनको लेके हम अगले 2 साल के लिए हमारी फ्रेटर्निटी से हमसे एक्सपेक्ट करती है हम डिलीवर करें। और हम गवर्नमेंट से इसीलिए अपील करने के लिए आए हैं कि बिजली इंजीनियर, जहां आज बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में और आज अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ केव में पहली बारी जो है ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंची है, तो इस सब का श्रेय जो है बिजली इंजीनियर्स को भी मिलना चाहिए। और जो हमारे तमाम पोस्ट हैं, आप समझ रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक हमारे हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट आर लाइंग वैकेंट at every stage. Nearly 300 junior engineer vacancies are in the department. Nearly 200 vacancies of assistant engineers. Nearly 25 vacancies of XCNs. 100 vacancies of AWs. SCs की 17 vacancies. इसी तरह chief engineers की pending vacancies. executive directors की vacancies. ये सब fill होनी चाहिए ताकि जो हमारे employees का मोराल है वो boost रहे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोग रिटायर हो रहे हैं, बिना promotions के रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू है जो सिटिंग इंजीनियर्स हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में है और उनकी जो रेगुलराइजेशन है अभी तक पेंडिंग है। और सर्विंग इंजीनियर्स की जो रेगुलराइजेशन है, जो लोग अभी तक चीफ इंजीनियर्स बने हैं सभी असिस्टेंट इंजीनियर्स के ग्रेड में है। कितना मोरल उनका डाउन है, उस चीज को लिफ्ट करने के लिए अर्जेंसी ये है कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इंजीनियर्स के साथ किया जाता है उसके लिए मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को काइंडली सेंसिटाइज करें। सिमिलरली हमारे जूनियर इंजीनियर्स पिछले 12 साल से, उससे भी पहले 99 के जूनियर इंजीनियर्स जो पे नॉर्मली के लिए अभी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि डायरेक्टर कोर्ट साहब कब उसको रिजॉल्व करेंगे। पिछले 12 साल में वो फेवरेबली भी लिखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आज की डेट में ये तमाम इश्यूज हमारे सामने जो है, हमारे इंजीनियर्स ओवरबर्डन्ड हैं। एक इंजीनियर्स के पास 3 चार्ज है तो डिलीवर करना मुश्किल हो रहा है। एक जेई के पास इतने फीडर्स हैं, रात भर लगातार जेई चलता रहता है विदाउट एनी व्हीकल। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि कंप्लेंट सेंटर जो है उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट क्यों नहीं किया जाता, तो ताकि जो प्रेशर हमारे एम्प्लॉइज पे है उसको जो है कम किया जाए और कंज्यूमर्स को भी बेटर सर्विस मिले। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, जिस तरह की बरसात काफी जोर शोर से चल रही है और इस बार अच्छी बरसात हो रही है और खासकर जम्मू शहर में अक्सर रहता था कि नाले उफान पे हैं, लोगों के घरों में पानी। जिस तरह जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी जो टीम है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट विंग है या हमारा सैनिटेशन विंग है, इन्होंने काम किया है, नालों की डिसल्टिंग अच्छे तरीके से की है और समय रहते हुए सारा काम करने का ही नतीजा है कि मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू शहर के लोग, कई बार मैं देखता हूं कि अपने घर का काम करवाते हैं तो मलबा नाले में फेंक देते हैं, छोटा मोटा कचरा होता है तो वो नाले में फेंक देते हैं। और जम्मू शहर के नालों हों चाहे नहर हो, इनको डस्टबिन बना के रखा हुआ है। तो बार बार हमारे अपील करने के साथ भी लोगों ने बड़ा सहयोग किया है कि कुछ कम फेंकते हैं नाले में कचरा,
लेकिन मैं अभी दोबारा अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कभी खाली प्लाट में, कभी नाले में, कभी छोटी नालियों में अपना जो घर का कचरा उसको बाहर फेंक देते हो, उससे भी एक कारण होता है कि जो घरों का में पानी लोगों के आता है, नाले ओवरफ्लो होते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी टीम है, एक क्योरिटी टीम है हमारी, जो क्विक रिएक्शन टीम है, वो भी तैयार रहती है कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है बरसात में। आगे भी ठीक ही रहेगा, मुस्तैद है हमारी पूरी टीम। लेकिन जिस तरह अमरनाथ यात्रा भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, जो वहाँ शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मैं जम्मू शहर के लोगों को भी शत शत नमन करता हूँ कि जिस तरह मैं पूरे घूम रहा हूँ, देखता हूँ कि जिस तरह जम्मू के लोग अमरनाथ यात्रियों का सहयोग कर रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, और जिस तरह जम्मू शहर की साफ़ सफाई में सहयोग दे रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि मंदिरों के शहर में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, एक अच्छा मैसेज लेके लोग जा रहे हैं, और लोग एक बात भी कर रहे हैं कि अब हम जम्मू में आए हैं तो जम्मू हमें एक बदला हुआ जम्मू दिख रहा है, कुछ साफ़ सुथरा जम्मू दिख रहा है। जम्मू कुछ पहले से जो 2 साल यात्रा नहीं चली इसके कोविड की वजह से, या पहले भी देखे जो 4-5 साल के बाद यात्री आ रहे हैं, उनसे मिलना हो रहा है, बात हो रही है। जम्मू में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसमें भी है। तो हमारे वार्ड में भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह विकास कार्य के काम बहुत सारे हुए हैं। अब बरसात का मौसम है, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के बाहर लाइट लगे, मेरी लाइट चलती रहे। मुझे वो ऑलमोस्ट हमने लाइटें सब लगाई हैं और निर्देश दिया है कि कोई भी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद होती है तो वो समय के ऊपर ठीक हो। कुछ लाइटें लगने वाली हैं, इसको दिया है कॉन्ट्रैक्ट, उसका सहयोग में थोड़ी कमी है, लेकिन उसको भी प्रयास करने का कोशिश करे हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, यात्रा इस वर्ष भी 29 तारीख को सुबह 6 बजे यात्रा जम्मू से बसों के द्वारा और गाड़ियों के द्वारा, और 8 अगस्त तक यात्रा चलेगी। और देश में से लगभग 6 प्रांत बंदल के कार्यकर्ता और यात्री जो आएंगे ये पुंछ के लिए रवाना होगी, और पुंछ में यात्रा 29 तारीख की शाम को रहेगी और विश्राम करेगी। और पुंछ में जो कार्यक्रम वो लोग करते हैं मैदान में स्वागत का, वो कार्यक्रम होगा। उसके साथ 30 तारीख को यात्रा पहली बार बाबा के दर्शन करेगी, और उसके बाद यात्रा पुनः सुंदरबनी में रात्रि निवास करती हुई शिवखोड़ी जाएगी, और शिवखोड़ी से यात्रा पुनः वापस जम्मू, और जम्मू से यात्री अपने अपने बेस को वापस लौटेंगे। और श्रोताओं, टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में अगर हम ड्रग्स के रिलेटेड या ड्रग मिनेंस के रिलेटेड बात करें तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस या उसके साथ में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का जिसका गठन हुआ है, वो हमेशा कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और जिसके चलते अभी जम्मू से इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप जो है वो बरामद हुई है। और हैरानगी की बात है कि अगर हम उस खेप की कीमत नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 24 करोड़ से ज़्यादा है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नशे के तस्कर हैं, ये जो नारकोटिक स्मगलर्स हैं, ये किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी को तबाह करने के लिए ये जहर जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू में पहुंचा रहे हैं, ताकि जो हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाला नौजवान है उसका जो भविष्य है वो अंधकार में रहे। मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से भी और ऐसे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए कि जिससे कोई भी शख्स जो है इसकी तस्करी या इस बारे में सोचने की भी हिम्मत ना करे। उसके लिए सरकार को एक कड़ा कदम, मैं समझता हूँ एक अहम फैसला लेना चाहिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। और अगर हम सरकारी आंकड़ों की भी बात करें तो जो पिछला आंकड़ा सर्वे हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो लगभग 7 लाख के करीब नौजवान जो है इस ड्रग्स के चंगुल में, इस नशे के चंगुल में फंस चुका है। और मैं आवाम से, समाज से, इस सभ्य समाज से और खासकर यूथ से, माता पिताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने बच्चों पे शक मत करें, लेकिन नज़र रखें कि वो स्कूल कॉलेजेस में जब भी आना जाना जो है उस पर ख्याल रखें, और अपने आस पड़ोस में भी ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके इलाके में कोई सस्पिशियस एलिमेंट, कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके इलाके में जो है वहाँ पे घूम रहा है और शायद ही ऐसा कारोबार कर सकता है, तो इमीडिएटली आप जो कंसर्निंग पुलिस है उसको बता सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर वाकई जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष को एक ड्रग फ्री जोन बनाना है तो उसमें सिर्फ सरकार नहीं,
सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि पूरे समाज को जागना पड़ेगा, उठ खड़े होना पड़ेगा और अपनी धर्म को एक तरफ रखे, अपनी जात को एक तरफ रखे और तो और अपनी सियासी जो सोच है उसको भी परे रखकर एक समाजी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते इकट्ठे होना पड़ेगा। तब जाके हम इस ड्रग्स को जो है यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।